एम्बिशन यानी कुछ बड़ा करने की चाहत। कभी कभी ये हमें बहुत ऊपर ले जाती है और कभी कभी एक टूटे हुए सिस्टम से टकराकर सब कुछ बिखेर देती है। आज हम किसी फिल्मी कहानी की नहीं बल्कि एक बहुत ही ग्राउंडेड रियल स्टोरी को एनालाइज करेंगे। एक ऐसे सफर की बात करेंगे जहां एक आम इंसान का एम्बिशन सिस्टम की कमियों के साथ पूरी तरह उलझ जाता है। सबसे बड़ा सवाल जो आज भी लोगों के मन में रहता है कि क्या इस कहानी का मेन कैरेक्टर वाकई एक मास्टरमाइंड फ्रॉड था या फिर एक ऐसे आउटडेटेड फाइनेंशियल सिस्टम का शिकार था जो शायद कभी आम आदमी के लिए बना ही नहीं था। अक्सर इस नाम के साथ लोगों को बड़ी गाड़ियां और चमक दमक याद आती है, लेकिन आज हम इस चकाचौंध के पीछे की असल जमीनी हकीकत को समझेंगे। चैप्टर 1 फ्रॉम रायपुर टू बॉम्बे। कहानी शुरू होती है रायपुर से। एक ऐसा लोअर मिडिल क्लास परिवार जो फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत बुरी तरह जूझ रहा था। हालात इतने खराब थे कि बच्चों की स्कूल फीस भरना तक मुश्किल हो गया था और घर चलाने के लिए मां को अपने गहने तक बेचने पड़े। ये किसी भी आम भारतीय परिवार के रोजमर्रा के स्ट्रगल की कहानी है, जहां बड़े सपने देखना भी ना एक लग्जरी लगता है। टाइमलाइन को देखें तो 1964 में पिता का कपड़े का बिजनेस डूबने की वजह से परिवार बॉम्बे से रायपुर शिफ्ट होता है। फिर 1973 में काम की तलाश में वो वापस बॉम्बे आ जाते हैं। काफी सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली 1977 में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिलती है। सैलरी थी सिर्फ 600 रुपए। ये वो मिडिल क्लास डेस्परेशन थी जो उस दौर के कई युवाओं की असल सच्चाई थी। जिंदगी बस इसी स्ट्रगल में किसी तरह चल रही थी कि जून 1982 में एक बहुत ही ट्रैजिक मोमेंट आया जिससे सब कुछ बदल कर रख दिया। हार्ट अटैक से उनके पिता की अचानक डेथ हो जाती है। सबसे दुखद बात यह थी कि परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में एडमिट करा सके। इस बेबसी और ट्रॉमा ने उनके अंदर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। चैप्टर 2 द स्टार्ट ऑन दलाल स्ट्रीट। इस गहरे सदमे के बाद अपने भाई की सलाह पर उन्होंने स्टॉक मार्केट की तरफ रुख किया और शुरुआत एकदम नीचे से की। 1980 के दशक का स्टॉक मार्केट आज की तरह डिजिटल या फैंसी नहीं था। यह धूल भरा और बहुत शोर शराबे वाला था। पुरानी ट्रेडिंग रिंग के उसी केओस के बीच से काम सीखना शुरू हुआ। जो पहली नौकरी मिली वो थी एक जॉबर की। अब ये जॉबर क्या होता है? ये वो इंसान होता है जिसे ब्रोकर्स ट्रेडिंग रिंग के अंदर हायर करते हैं ताकि वो अपनी मार्केट नॉलेज के बेसिस पर तुरंत बाइंग और सेलिंग के डिसीजंस ले सके। इस भारी भीड़ भाड़ वाले माहौल में काम करने के लिए बहुत तेज दिमाग चाहिए होता है और यहीं से स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझना शुरू किया गया। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा और फिर खुद का काम शुरू हुआ। फर्म का नाम था ग्रो मोर कंसल्टेंट्स, जिसकी शुरुआत कालबा देवी के एक छोटे से किराए के ऑफिस से हुई। शुरुआत कितनी साधारण थी इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खुद का टाइपराइटर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए एक ऐसे टाइपिस्ट को काम पर रखा गया जिसके पास अपना खुद का टाइपराइटर था। ये कोई रातों रात कॉर्पोरेट सक्सेस नहीं थी बल्कि एक बहुत ही जमीनी संघर्ष था। चैप्टर 3 द बैंकिंग सिस्टम्स लूपहोल। अब जरा 1990s के दशक के बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं। आज हमारे पास इंटरनेट है, रियल टाइम वेरिफिकेशन है, लेकिन उस दौर में करोड़ों का लेन देन सिर्फ कागजों और लोगों के आपसी भरोसे पर चलता था। सब कुछ पूरी तरह मैनुअल था और इसी सुस्त फिजिकल पेपर वर्क वाले सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल मौजूद था। इस लूप होल की जड़ में था SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व बैंक का रूल था कि सभी बैंकों को अपने फंड्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कैश में सेफ रखना होगा। एक तरह का सेफ्टी नेट कह लीजिए। लेकिन बैंक्स इसे एक बोझ मानते थे क्योंकि इस ब्लॉक हुए पैसे पर उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था और वो इसे इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। तो ये पूरा मैनिपुलेशन काम कैसे करता था? जब भी बैंकों को थोड़ी दिन के लिए पैसे की जरूरत होती तो वो 15 दिन का शॉर्ट टर्म लोन लेते थे। यहाँ ब्रोकर्स बिचौलिए यानी मिडलमैन बन गए। छोटी बैंकों के कुछ करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर फेक बैंक रिसीट्स बनाई गईं। इसका मतलब है कि बिना किसी असली सिक्योरिटी के बैंकों से पैसा उधार ले लिया गया और फिर वो सारा फंड स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट कर दिया गया। ये कोई बहुत हाईटेक फ्रॉड नहीं था, बस एक आउटडेटेड सिस्टम का फायदा उठाना था। चैप्टर 4 हाउ द बिग सीक्रेट वाज रिवील्ड। इस इतने बड़े राज का पर्दाफाश किसी बड़ी पुलिस रेड या इन्वेस्टिगेशन से नहीं हुआ। मार्च 1992 का समय था। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत ही साधारण से क्लर्क ने नोटिस किया कि उनके लेजर में नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं।
बॉम्बे की मेन ब्रांच से जब हिसाब आया तो उसमें कुछ बहुत ही अजीब था। और ये मिसमैच कोई छोटा मोटा नहीं था। स्टेट बैंक का लेजर क्लेम कर रहा था कि उनके पास 1670 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज हैं, लेकिन रिजर्व बैंक का रिकॉर्ड दिखा रहा था सिर्फ 0.95 करोड़ रुपए। इमेजिन कीजिए, 500 करोड़ से भी ज्यादा का डिफरेंस। किसी ने फिजिकल फाइल में 1170 करोड़ के आगे लिखे 1 को पेन से बदलकर 6 कर दिया था। बस एक सिंगल डिजिट बदलने से इतना बड़ा खेल छुपाया जा रहा था। जब इस गड़बड़ी का पता चला तो काफी पैनिक हुआ और हड़बड़ाहट में बैंकों का पैसा लौटाना शुरू किया गया। कई 100 करोड़ रुपए चुका भी दिए गए थे। एंड में सिर्फ 6.35 करोड़ रुपए का एक रिलेटिवली छोटा अमाउंट चुकाना बाकी था। अगर ये अमाउंट भी टाइम पर चुका दिया जाता तो शायद ये बात कभी बाहर ही नहीं आती। लेकिन तभी ये खबर एक न्यूज रिपोर्टर को लीक हो गई। चैप्टर 5, द गेम ऑफ सिस्टम एंड पॉलिटिक्स। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर खबर छपते ही एक सिंपल बैंकिंग एरर पूरी तरह से एक नेशनल क्राइसिस में तब्दील हो गया। अब ये मामला सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं था, इसमें पॉलिटिक्स, पावर और सिस्टम के बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी थी। इसका जो फॉलआउट हुआ वो बहुत मैसिव था। रातों रात सीबीआई ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई। कुछ बैंक्स को तो पूरी तरह बंद करने के ऑर्डर्स दे दिए गए और कई बड़े बैंकों के ऑपरेशंस रोक दिए गए। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मानो एक झटके में पैरालाइज सा हो गया था। लेकिन मामला तब और सीरियस हो गया जब एलिगेशंस सीधे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। 1993 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया गया कि प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए पर्सनली 1 करोड़ रुपए का सूटकेस दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने इन दावों को पूरी तरह से डिनाई कर दिया, सिरे से नकार दिया। ये मुद्दा अब सिर्फ पैसों का नहीं रहा था, बल्कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट बन चुका था। चैप्टर 6, हीरो और जस्ट अ फ्रॉड। इन सब उथल पुथल के बाद आखिर बचा क्या? 27 अलग अलग मुकदमे, सालों तक अदालतों के चक्कर और फाइनली 31 दिसंबर 2001 की रात ठाणे की एक जेल में एक हार्ट अटैक से हुई मौत, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पिता की हुई थी। बहुत ही शांत और दुखद अंत। लेकिन इस पूरे वाकये का जो सबसे गहरा असर हुआ वो शेयर बाजार पर साफ दिखा। स्कैम सामने आते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह क्रैश कर गया। अप्रैल 1992 में जो सेंसेक्स 4467 पॉइंट्स पर था, वो अगस्त आते आते 2600 पॉइंट्स पर गिर गया। इस भारी गिरावट में अनगिनत आम परिवारों की जीवन भर की सेविंग्स डूब गईं। ये इस पूरी कहानी का सबसे डार्क और कड़वा सच है। तो आखिर में हमारा मेन टेक अवे क्या होना चाहिए? आज भी लोग इस मुद्दे पर बहुत बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ लालच था जिसने आम लोगों की सेविंग्स को दांव पर लगा दिया। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये सिस्टम आम आदमी के लिए कभी डिजाइन ही नहीं हुआ, उसे बड़ा बनने के लिए टेढ़ा रास्ता चुनने पर मजबूर किया जाता है। क्या वाकई समाज को मैनिपुलेट किया गया था या फिर सिस्टम ही शुरुआत से आम आदमी के खिलाफ खड़ा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शांत दिमाग से सोचना चाहिए।